हेलो, मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर राजेश्वर सिंह। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल पंचकुला में हूँ। हम यहाँ पे पंचकुला में एक नया हॉस्पिटल है और बड़ा अच्छा पिछले 2 साल से हॉस्पिटल इस्टेब्लिश है। हमने नई नई चीज़ें यहाँ लाई हैं। हमने पेट स्कैन, लेटेस्ट सीटी स्कैन, रेडियोथेरेपी मशीन और ऑन्कोलॉजी सेंटर, और इसके बाद अभी इम्प्रूव करने के बाद हमने अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का यहाँ प्लान किया है, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, बोन मैरो का मतलब है कि हमारे खून रक्त के बारे में ये है। रक्त 3 किस्म के सेल्स होते हैं उसमें। प्लेटलेट जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं, टीएलसी जो कि इन्फेक्शन को रोकते हैं, और हीमोग्लोबिन जो कि आपको थकान और काम करने में हेल्प करता है। और जब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो जीना मुश्किल होता है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है खून, लेकिन उसका खून रिप्लेस करने से अंत नहीं होता है। इसके लिए हमें पूरी उनकी बोन मैरो, जहाँ खून बनता है, हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होता है जहाँ ये सब खून बनता है, उसको रिप्लेस करना होता है और किसी दूसरे का, डोनर का उसमें डालते हैं। तो इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। देखिए, बहुत मिथ है। आपने सोचा होगा ट्रांसप्लांट का मतलब जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसा नहीं है ये। किडनी 2 अंग होते हैं, एक अंग किसी से लिया जाता है और दूसरे में डालता है, तो उसके पास एक ही रह जाता है। ऐसे ही लिवर का आधा पोर्शन लिया जाता है और फिर उसका आधा पोर्शन वो काम करता है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता। हमारे पास बोन मैरो के 4 करोड़ सेल हैं, उसमें से हम सिर्फ 300 ml ब्लड लेते हैं। आपने ब्लड भी डोनेट किया होगा, पहले भी किया होगा, तो ये नॉर्मल ब्लड डोनेशन की तरह होता है। हम पहले क्या करते हैं, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ कि जैसे अगर हमारी फसल ख़राब हो जाए तो फसल को हम क्या करते हैं, पहले उसको जला देते हैं और उसके बाद नई उसमें पौधे सीड डालते हैं और वो नई फसल उगती है। ऐसे ही हम जो पुरानी बोन मैरो हमारी ख़राब हो चुके सेल होते हैं, उनको पहले हम मारते हैं कीमोथेरेपी दे के। उसके बाद हम किसी डोनर, किसी रिश्तेदार से वो खून लेते हैं, सिर्फ खून लेते हैं, उसको चेंज करके और उसको हम पेशेंट के बीच में डाल देते हैं, और उसके बाद उसकी नई बोन मैरो बनती है और नया खून बनता है, नया हीमोग्लोबिन, नया टीएलसी, नया उसका प्लेटलेट, और वो नॉर्मल लाइफ उसके बाद जी सकता है। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ कैंसर्स के लिए नहीं है, नॉन कैंसर्स के लिए भी है। कई अनुवांशिक खून की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें बच्चों को बार बार खून देना पड़ता है, और उससे खून देने से कितना खून आप दे सकते हैं, देयर लिमिट होती है कि कितना खून दे सकते हैं। तो हम ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक आसान तरीका है, आसान बोन मैरो को चेंज कर देते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके अलावा हमारे ब्लड कैंसर्स होते हैं, बहुत किस्म के ब्लड कैंसर्स हैं। उसमें भी जब कैंसर सेल से वो ख़राब हो जाते हैं तो हमें वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। जहाँ तो हम कीमो देते हैं, लेकिन कीमो के बाद उसको फिर भी थोड़े से कैंसर सेल जो दिखते नहीं हैं, कोई भी ऐसी जांच नहीं बनी जो देखेगी, वो अंदर रह जाते हैं। उसको मारने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। ये 50 से 70% पेशेंट में कामयाब होता है। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है उसके बाद। डोनर कोई भी रिश्तेदार, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि रिश्तेदार कोई हो, कोई भी दे सकता, कोई भी 300 ml खून अपना दे सकता है, और वो डोनर रिश्तेदार को प्रेफर करते हैं। अगर रिश्तेदार ना हो तो हम किसी दूसरे का भी ले सकते हैं। आजकल रजिस्ट्रीज बनी हुई है, उनसे हम ये ले सकते हैं और ये ब्लड और सिर्फ 300 ml ब्लड दें। 300 ml तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं। आजकल वेन से ब्लड लेते हैं, आजकल बोन से नहीं लेते, वेन से लेते हैं। जैसे नॉर्मल ब्लड डोनेशन होता है वैसे ही होता है। वो मशीन अपने आप उसको सेपरेट कर देती है। और पीजीआई के बाद आपका हाँ, तो ऐसा था कि कॉर्पोरेट सेटअप में ये फर्स्ट टाइम हमने लाया है ट्राई सिटी में, और किसी सेंटर में ऐसा नहीं है। और पीजीआई के बाद हमारा ये सेंटर है, कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल इसको नहीं करने की। क्योंकि ये एक तकनीक जो आसान नहीं होती, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन द पेशेंट के लिए भी होता है और जो डॉक्टर्स और स्टाफ होता है उसके लिए। पहले तो उसका पूरा हम ब्लड को साफ़ करते हैं, उनको कीमो दे के ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो पुराने सेल अगर रह जाएंगे फिर दोबारा वो आ जाएंगे। तो उसके बाद पेशेंट का अपने पास कोई भी सेल नहीं होता, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन होने का, ब्लीडिंग होने का बहुत डर होता है।
तो वो सभी सेंटर में नहीं होते। जहाँ बहुत अच्छा ब्लड बैंक फैसिलिटीज़ हो, जहाँ बहुत अच्छी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हो, उसी जगह ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये बीएमटी सेंटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये आई ब्रिंग द गुड चीज फ्रॉम द पारस हॉस्पिटल्स एंड द पारस हेमेटो इंस्टीट्यूट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। ये हमारी फैकल्टी है, पेट्रन है डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, मिस्टर आशीष चड्डा, माई सेल्फ राजेश्वर सिंह, डॉक्टर दीपक सिंगला एंड हमारी दूसरी टीम के ये दूसरे मेंबर हैं, डॉक्टर पन्नीत, डॉक्टर राजन साहब, डॉक्टर पुनीत सचदेवा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कई नामों से जाना जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली क्या है कि ये एक हम इस बोन मैरो का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में मैरो एक एरिया है जहाँ पे हमारी जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट सेल भगवान ने सेव करके रखे हैं, उसको कहते हैं बोन मैरो। ये सेफेस्ट एरिया है, ये हमारी हड्डियों के बीच में रहता है और यहाँ पे हमारे ये सेल बनते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं बोन मैरो। इसका बोन से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, पर बोन में उसका घर है, उसके अंदर ये मैरो होती है और इसको आजकल इसीलिए नाम दे दिया गया ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बीएमटी। बेसिकली इसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं जो स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या है? मदर सेल्स हैं, जो कि सारे हमारे जीवन के सेल बनाते हैं। आजकल हम इसके बारे में बहुत बातें सुन रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो बेसिकली ये स्टेम सेल्स को हम जब ये खराब हो जाते हैं तो हम इनको रिप्लेस करते हैं। वो रिप्लेसमेंट जो है हेल्दी स्टेम सेल से किया जाता है। तो या तो वो पेशेंट के जो एक डोनर है, जो उसके भाई बहन है, उनमें से हम डोनर लेते हैं, उसके हेल्दी स्टेम सेल लेके जो मरीज की बीमारी है उसको हम ट्रीट करते हैं, या हम मरीज में कई बार ऐसा भी होता है कि उसके अपने स्टेम सेल लेके रख लेते हैं, उसको कीमोथेरेपी देते हैं और फिर उसको वही स्टेम सेल यूज करते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे पौधों की ट्रांसप्लांटेशन होती है, वैसे ही यहाँ पे स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन एक जगह से दूसरी जगह पे की जाती है, तो उसको हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये देखिए एक ये डोनर है जो अपने स्टेम सेल निकलवा रहा है, ये उसकी हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, ये हम उसके ब्लड लेके, ये बहुत जैसे अभी डॉक्टर राजेश्वर ने बताया कि 300 ml के करीब ब्लड दिया जाता है, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद पेशेंट उधर दूसरे कमरे में उसको हम इलाज कर रहे हैं, उसकी बीमारी का, वो कीमोथेरेपी हो सकती है और दूसरी दवाइयां हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी बीमारी क्या है। उसके बाद हम ये स्टेम सेल लेके जिसकी हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं, हम उसको पेशेंट को दे देते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अगर हम पेशेंट के अपने ही सेल पहले कलेक्ट कर लें जब उसकी सेहत अच्छी है, फिर उसके बाद उसको उनको प्रोसेस करने के बाद उसको कीमो ये अलग ब्लड बैंक में रख लें, तो उसको कीमोथेरेपी दें और फिर उसके स्टेम सेल उसको ही वापस कर दें। इसको बोलते हैं ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो हमारे पास एक एलोजेनिक हो गया जबकि डोनर के थ्रू हम पेशेंट को देते हैं, और ऑटोलॉगस हो गया जब मरीज के अपने स्टेम सेल लेके हम मरीज को देते हैं, वो ऑटोलॉगस स्टेम सेल हो गया है। ये बहुत समय से इसके बारे में रिसर्च हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट हुआ, जब देखा कि रेडिएशन के बहुत मरीज लोग उनकी जान जा रही थी, तो उनको जान को बचाने के लिए that was the time when a lot of interest was generated in the bone marrow or stem cell transplantation. पिछली सेंचुरी के खत्म होते होते ये ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। और थैलेसीमिया जो एक बीमारी है, आई एम वेरी श्योर आप सबने इस बारे में सुना होगा, खून की बीमारी होती है जिसमें खून के सेल बन नहीं पाते हैं। अगर उसके स्टेम सेल ना रिप्लेस किए जाए तो वो बच्चा बच नहीं पाता है। 1980 में इसका पहला ट्रांसप्लांट वर्ल्ड में हुआ था और हमारे देश में अराउंड 99 ये ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ था। और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हमने जो स्टेम सेल्स का तरीके चेंज कर दिए और तकरीबन 2000 से लेके आज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है कि साइड इफेक्ट कम हो गए हैं, आउटकम इंप्रूव हो गया है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंप्रूव कर गया है और इसकी अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है और इसकी कॉस्ट भी कम आ गई है। तो ये कुछ इसके बारे में प्रोग्रेस हुई है, इसको बीएमटी को बहुत पॉपुलर करने के लिए, हर किसी को ये पहुंचाने के लिए। कुछ टर्म्स होती हैं जो कि बीएमटी के बारे में सब लोग हमसे पूछते हैं और आपने भी सुना होगा। एक होता है फुल मैच बीएमटी, जैसे कि ब्लड ग्रुप होते हैं ABO ब्लड ग्रुप होते हैं, वैसे ही बोन मैरो के लिए HLA ग्रुप होते हैं। तो 6 ग्रुप माने जाते हैं ABC DP DQ DR। ये जो ग्रुप है अगर 6 के 6 मिल जाए तो उसको फुल मैच बीएमटी कहते हैं और ये भाई बहन से लिया जाता है सिबलिंग ट्रांसप्लांट। सो अगर ये हमें एक भाई बहन उसके उनमें से किसी के साथ उसका ग्रुप मैच कर जाए, 6 के 6 एंटीजन मैच कर जाए तो सबसे अच्छा रहता है, उसको बोलते हैं फुल मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर नहीं मिले
तब हम आधे मैच करके हम देते हैं, उसको बोलते हैं हैप्लो ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर फैमिली में कई बार हमें पूरा भी मैच मिलता ही नहीं है, आधा भी नहीं मिल पाता, तो हम रजिस्ट्री से लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल रजिस्ट्री। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है, उसी तरह से स्टेम सेल रजिस्ट्री बैंक में हमारे को डोनर के HLA मैच किए हुए स्टेम सेल मिल जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है वो 3 तरह के होते हैं, फुल मैच, हाफ मैच और अनरिलेटेड मैच। ये 3 तरह के ट्रांसप्लांट करके आज हम जिस मरीज को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, हम उसका BMT कर सकते हैं। तकरीबन 1 लाख ट्रांसप्लांट ऑटोलॉगस आज दुनिया भर में होते हैं, जिसमें से ज्यादातर माइलोमा के लिए, ब्लड कैंसर हैं ये, और लिम्फोमा के लिए किए जाते हैं। तकरीबन 75,000 से 80,000 तक एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होते हैं, जो आमतौर पर ब्लड कैंसर, लीकेमिया, AML, ALL आपने सुना होगा, उनके लिए किए जाते हैं। आमतौर पे हम कंपेयर कर रहे हैं हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करें, तो वहां पे हर साल 10,000 एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होते हैं, कि जब डोनर से लेके हम उसको स्टेम सेल मरीज को देते हैं और उसकी बीमारी को ठीक करते हैं। उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे 1,000 भी नहीं, तकरीबन 800 के करीब ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हमारे बहुत ही कम है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट से। ये दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर दिखाया है आपको कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, जिसमें मरीज को, डोनर को ये एक तरह का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके स्टेम सेल बोन मैरो से निकाले जाते हैं। लेकिन अभी समय की इंप्रूवमेंट से प्रोग्रेस हो गया है। अभी क्या है, जो डोनर है उसको जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे ही उसकी एक बाजू में, वेन में हम उसको ट्यूब डाल के मशीन में हम उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं 300 ml के करीब, और उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और उसको प्रोसेसिंग करके उसमें स्टेम सेल निकाल के हम पेशेंट को दे देते हैं। उससे ये प्रोसेस OPD प्रोसेस हो गया, मरीज को, डोनर को एडमिट भी नहीं करना पड़ता है, OPD में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आज का ट्रांसप्लांट, जो पहले के ट्रांसप्लांट है जिसमें कि तकरीबन महीनों तक पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता था, आज के ट्रांसप्लांट में हफ्ता 10 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर घर चले जाता है। ये ट्रांसप्लांट के दौरान एक मरीज है, उसके बाद देखिए उसके बाद उसकी 100% रिकवरी हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये एक सक्सेस है ट्रांसप्लांट की। आज इतनी टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट हो गई है कि जो हमारी जो धारणाएं थी कि ट्रांसप्लांट के बाद, कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं, मरीज को बहुत तकलीफ होती है, आप देखेंगे उस दौरान में जरूर बाल झड़ते हैं, पर विद इन 1 वीक, 15 दिन के बाद उसके बाल वापस आ जाते हैं और बिल्कुल ठीक। ये बल्कि ट्रांसप्लांट में नहीं हुआ, ये उससे पहले की बीमारी की वजह से हुआ था, ट्रांसप्लांट के बाद तो वो ठीक हो गया है बिल्कुल। ये ट्रांसप्लांट किस किस बीमारी में कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर है, बेसिकली उसमें किए जाते हैं, या कई बार सॉलिड ट्यूमर होते हैं, जिसको कि मान लीजिए किसी को कोई एक जर्म सेल ट्यूमर है, उसको हम कीमोथेरेपी देके हम इसको थोड़ा ट्रीटमेंट, उसका कुछ सर्वाइवल इंप्रूव कर सकते हैं। आजकल इसकी जो इस्तेमाल है, हम कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, इन बीमारियों में बड़ी सक्सेस से कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए एक गर्व हो रहा है कि आर्म फोर्सेस में, आर्मी में हमने इस चीज के सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट किए हैं, और ये हमारी ट्रांसप्लांट की टेक्निक दुनिया भर में रिकॉग्नाइज की गई है, और इसके ऊपर लोगों ने अपनी टेक्निक्स को, अपने तरीके को इंप्रूव किया है हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए। सो एक और इम्पोर्टेंट इसका फायदा होता है थैलेसीमिया मेजर में, जो मैंने बताया कि बच्चों में होती है जिनमें खून नहीं बनता है। ये बीमारी हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एरिया में बहुत ज्यादा होती है, और अगर ट्रांसप्लांट समय के रहते हो जाए तो बिल्कुल क्योर हो जाता है। सो थैलेसीमिया के हर बच्चे को आज की डेट में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट मिलना चाहिए, और ये एक मेरा एक तरह का प्रोजेक्ट है कि हमारे एरिया में जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, कोई वजह नहीं है कि उनको ट्रांसप्लांट ना मिले। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और ये ट्रांसप्लांट आज बड़े आसानी से ट्रांसप्लांट सेंटर्स में हो सकता है। एक प्लास्टिक नीमिया, जिसमें खून बनना बंद हो जाता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसका ये ट्रांसप्लांट से इलाज कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज आपने सुना होगा, ये एक बड़ी भयानक बीमारी है बच्चों के लिए। इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा और कई बीमारियां हैं जिसका ये बच्चों में ये बीमारियां पाई जाती हैं, जिनका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं है, तब बेचारे बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और इग्नोरेंस में ही उनको ये इलाज नहीं मिल पाता, जो कि आज मिलना चाहिए। कोई वजह नहीं है हम इलाज ना दे पाए उन मरीजों को। पारस हॉस्पिटल में हमारे पास ये फैसिलिटी आ गई है, और इससे पहले जैसे मैंने बताया कि आर्मी हॉस्पिटल में ये हमारा ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चला था, जो कि तकरीबन 2000 से चल रहा था। जितने भी जवान हैं उनकी फैमिलीज को हम ये ट्रांसप्लांट करते रहे हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने वहाँ किए हैं, और दुनिया भर, हमें हिंदुस्तान में आर्म फोर्सेस का जो हमारा ट्रांसप्लांट है, मुझे ये फिर गर्व हो रहा है कि हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम है कि उसके कंपेरिजन में और कहीं इसका ट्रांसप्लांट हमारे देश में नहीं है।
ट्रांसप्लांट टीम जो हमारी पारस में है, जैसा मिस्टर आशीष ने पहले बताई दी थी, उसमें हमारे हेमेटोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनको कि ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग मिली हुई है, हेमेटोपैथोलॉजिस्ट हैं जो कि लैब में हमारी मदद करते हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं जो कि ब्लड के लिए, जो हमारे ब्लड मरीजों को ब्लड की जरूरत होती है, प्लेटलेट की जरूरत होती है, उसमें हमारी मदद करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि रेडिएशन की जरूरत हो तो उसमें हमारी मदद करते हैं, उसी तरह से इम्यूनोलॉजिस्ट, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट बहुत जरूरी है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए। ये एक टीम की तरह काम करती है, इसमें कोई भी आदमी इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब तक नहीं चलेंगे तो ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हो सकता है।